नमस्कार साथियों। 20 सालों की राजनीति ने भारत देश की सियासत को ही बदल दिया है। 2 दशकों के दौर में बीजेपी का संगठन, आरएसएस का चेहरा अब बदला हुआ नजर आने लगा है। 2 दशकों के भीतर राजनीति कैसे साधनी है और सत्ता तक कैसे पहुंचना है, ये पाठ के तौर तरीके भी वर्तमान समय में बदल चुके हैं। सही मायनों में तो हर परिभाषा इस समय में बदल ही गया है। आप याद कर लीजिए, 21 साल पहले दिल्ली से चल करके प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे थे और राजधर्म का पाठ उस समय में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को पढ़ाया था, लेकिन राजधर्म भी उस समय में छोटा पड़ गया और वर्तमान समय में भी तो राजधर्म का जिक्र कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या वाकई इस समय की बदलती हुई राजनीति के भीतर हर किसी ने अपनी सत्ता और सत्ता को पाने और उस अपनी राजनीति जमी को बचाने के लिए अपने अनुकूल इस दौर में परिभाषाएं गढ़ी है और सामने किसी दूसरे की नहीं, पहली बार, बल्कि जिन्हें राजधर्म का पाठ 21 साल पहले पढ़ाया गया था, अब उनके सामने ही बहुत बड़ा राजधर्म ये आ गया कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते हर कोई उनके सामने अब मायने रखता नहीं। हर कोई एक बराबर होता है और बराबरी का मतलब यह है कि उनके बराबर अब कोई नहीं है। जिक्र भाजपा का कर रहे हैं, बीजेपी का जिक्र इस समय पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं। सवाल राज्यों के भीतर जो उठापटक की कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर के जो अभी मची हुई है, उसी को लेकर के जिक्र कर रहे हैं। सवाल एक ही है सबसे बड़ा कि आखिर इतने बड़े जीत के बाद दिल्ली में घबराहट क्यों है? इतनी बड़ी बहुमत के बाद आरएसएस के दरवाजे पर पहुंच करके इस बात का ऐलान करवाने की दिशा में सत्ता क्यों आगे बढ़ना चाहती है, जहां पर हर किसी को यह लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल्ली अपने हाथ में हर किसी के नकेल रखना चाहती। लेकिन यहीं से सवाल निकलता है कि 2024 की लोकसभा की जीत को लेकर के कौन है वो व्यक्ति जो 2024 में जिता देगा, अपने राज्य के भीतर सारे सीटें ले आएंगे। और संयोग तो ऐसा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 ऐसे हिंदी क्षेत्र के राज्य हैं जहां पर भाजपा का स्ट्राइक रेट 99% रहा है। तो कौन है वो चेहरा जिसके आसरे भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकती है? जो चेहरा है, उन चेहरों को पसंद अब क्यों नहीं किया जाता है? जो चेहरे हैं उसके ऊपर आरएसएस की सहमति है, लेकिन भाजपा के भीतर या दिल्ली दरबार के भीतर बैठे हुए आखिर उस पर गंभीर चिंतन स्थिति क्यों है? अभी 9 पर्यवेक्षक 3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक का क्यों जरूरत पड़ा? उसके भीतर कैबिनेट मिनिस्टर हो, सांसद हो, उसके भीतर राज्य स्तर का कोई नेता हो। इन तमाम लोगों की पूरी लिस्ट 3-3 के हिसाब से 3 राज्यों के भीतर बांटने की आज जरूरत क्यों हुई? क्या सभी को यह बात बताना है कि सबको ही एक बराबर है? कोई अपना कद को बढ़ाना माने और जो ऐलान किया जाएगा वो दिल्ली की दरबार की चाहत पे होगी, उनकी इच्छा के अनुसार होगा? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीतर अब आवाज कुछ और तो नहीं आ रही? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल के पीछे जो बात है वो है, जब भी किसी राज्य के भीतर बीजेपी की मुख्यमंत्री अगर कोई बनता तो आरएसएस को जानकारी देना होता। अगर आरएसएस उस पर सहमति न दे, फिर दिल्ली दरबार को दोबारा से उस पर सोचना पड़ता है। ऐसी स्थिति योगी आदित्यनाथ के काल के समय को भी परिस्थिति को दोबारा कहीं दोहरा न दे, जो उत्तर प्रदेश के भीतर उस समय में दिल्ली ने सोचा और संघ ने उसको बदल दिया। तो फिर क्यों न शपथ के बाद ही जानकारी दे दी जाए और तब आरएसएस के भीतर से एक आवाज उठे, जब आपने तय कर ही लिया तो हमें क्यों कह रहे हैं? ऐसा हो सकता था जब 6 महीने के बाद भारत देश के लोकसभा चुनाव अगर नहीं होता तब। अब तो इस समय में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है और दिल्ली की सत्ता को ये बात पता है कि आरएसएस सक्रिय अगर नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव। शायद इसीलिए इस समय में आरएसएस को सक्रिय कर दिया गया इस तर्ज पे कि सरसंघचालक मोहन भागवत 3 दिनों से पंजाब में है। ना पंजाब में नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक तौर पे नेताओं के साथ जुड़ते हैं और सक्रिय होते हैं, बल्कि सत्संग भी कर रहे हैं उस सत्संग के भीतर जिससे उससे पहले वो पहुंचे थे अक्टूबर 2018 में। उस समय 2019 का चुनाव सामने था। पंजाब के भीतर कांग्रेस अपने बूते लड़ने वाली है पहली बार। चंडीगढ़ की सीट भी बचानी है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन भाजपा को वहां जीतना हुआ।
तो आरएसएस सक्रिय हो गए। आरएसएस का सक्रिय होना, आरएसएस से इजाजत लेना मोदी को, दिल्ली का मनचाहे तौर पर किसी नेता की नियुक्ति बतौर मुख्यमंत्री न कर पाने की स्थिति में आ जाना, इस पूरे घबराहट के पीछे का जो शोर है वो कैसा होता है, इसको जरा आप सुनिए। देखिए कि मंत्रियों के बीच, सांसदों के बीच जब पीएम मोदी जब पहुंचे तो बार बार मोदी सरकार या फिर मोदी नहीं बल्कि स्वागत है मोदी, आखिर किस रूप में ये नारे लग रहे थे, आप पहले इसे देखिए, फिर इस पे बात किया जाएगा कि आखिर दिल्ली दरबार के भीतर का संकट क्या गहरा रहा है। में जीत के बाद बीजेपी सांसदों के बीच काफी उत्साह है, फिर इस घबराहट क्यों? और लगातार सीएम पद को लेकर के अगर कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में दिल्ली दरबार अब नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी सांसदों से बहुत साफ तौर पे कहते कि देख लीजिए, अब 22 दिसंबर से 25 जनवरी तक विकास भारत संकल्प यात्रा जो है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें सबको आप शरीक खोइए और फिर आप पकड़िए उस रेखाओं को जो 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत की दिशा में आगे बढ़े। यानी जीत हर हाल में लोकसभा चुनाव में चाहिए, इसका एहसास आरएसएस को भी है और उसको करा भी दिया गया। लेकिन आरएसएस की दरवाजे पर जब आप पहुंचते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और वसुंधरा राजे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो मध्य प्रदेश के भीतर, मामा या महारानी, दोनों ने अपनी सत्ता के दौर में संघ के साथ तालमेल बैठा लिया है, तो कुछ सवाल महारानी को लेकर के उठ सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर के संघ के भीतर कोई सवाल ही नहीं। तो अगला सवाल उठता है कि वह कौन सा नेता है जो दिल्ली से चल करके सांसदीय छोड़ करके मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गया, क्या उसको मुख्यमंत्री बना करके 2024 के लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि 2 राज्यों के भीतर अगर सारी सीटें नहीं मिली तो फिर 272 के नीचे की जादुई आंकड़े कैसे पार होगा? तो यहाँ पे माजरा क्या फंसता है? मामा उसके बाद तुरंत पहुंचते हैं जीत के बाद छिंदवाड़ा। क्यों जाते हैं छिंदवाड़ा? दिल्ली को ये संदेश देने के लिए, अगर आप सीएम हमें बनाइएगा तो अगली बार कमलनाथ भी चुनाव जीत नहीं सकेंगे। यह संदेश बहुत बड़ा है, लेकिन जो देने का तरीका वो अपना अपना है। इस समय में कौन सा रेपा किस रूप में आगे बढ़ेगा, जरा इसको समझिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कोई सहमति विरोध आजकल होगा नहीं, ये हर किसी को पता है। इसलिए वहां के जो 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया, उसमें अर्जुन मुंडा होते हैं, उसमें सर्बानंद सोनेवाल होते हैं, दोनों कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दुष्यंत कुमार गौतम हैं। दुष्यंत कुमार गौतम के जरिए ही कहीं जाति विशेष को बैठा गया। क्या जातीय समीकरण के आश्रय अभी भी पीएम मोदी 2024 को पार कर जाएगी? ये सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि आरएसएस क्या चाहती है और इस समय में कौन सी नई रेखाएं खींचने वाली है। बनारस में जब मोदी पहुंचेंगे होंगे और उसके बाद अयोध्या के भीतर जब रामलला मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद की बात। लेकिन उसके बाद राजस्थान प्रदेश के भीतर राजनाथ सिंह को भेजने का पर्यवेक्षक के तौर पर, जो कि एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनीतिक हिसाब से दूसरे नंबर के खिलाड़ी माने जाते हैं। यानी अमित शाह दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन दूसरे नंबर के बाद कोई नंबर मैटर करता नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह जो है, वही राजनाथ सिंह जो एक समय में विरोध कर रहे थे वसुंधरा राज्य का, और वही वसुंधरा राज्य जिन्होंने विधायकों की परेड तक करा दी थी, क्या वही राजनाथ सिंह को इसीलिए चुना गया, इसीलिए राजस्थान में भेजा गया? उनके साथ वीरेंद्र तावरे, सरोज पांडे छत्तीसगढ़, इन सबों को भेजा गया पर्यवेक्षक के रूप में। सभी पहुंच जाएंगे कल मध्य प्रदेश का अगर बात करें तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनको लेकर के बहुत सारे सवाल अपने आप में। के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष होते हैं, और आशा लकड़ा जो राष्ट्रीय सचिव हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनको भेजा गया मध्य प्रदेश में। आखिर जाति समुदाय का संदेश देना या एक संदेश ऐसा कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। राजनीति का ये पार्ट दिल्ली दरबार ने बाखूबी सबको समझा दिया। यहां से बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या राजस्थान प्रदेश के भीतर क्या वसुंधरा राज्य को छोड़कर किसी दूसरे दिशा में आगे देखने की स्थिति में यह 3 पर्यवेक्षक हो पाएंगे, या दिल्ली दरबार के संदेश
पहुंचा पाएंगे? क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात जब वसुंधरा दिल्ली में करती हैं तो हंसते क्यों हैं, वो मुस्कुरा क्यों रहे थे? उन्होंने विधायकों की पूरी लिस्ट को क्यों रखा हुआ था? इस समय में आरोप प्रत्यारोप किस पर लगे उसको भी आप भूल जाइए। लेकिन आरएसएस को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए राजस्थान राज्य में जो आने वाले समय में वसुंधरा से कई गुना अधिक संघ के साथ तालमेल बैठा सके, क्योंकि वसुंधरा आरएसएस से तालमेल न बैठने का संघ का लोग ही ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दिल्ली दरबार के सामने सवाल है, अगर वसुंधरा नहीं तो आरएसएस से तालमेल तो हो जाएगा, फिर जिताएगा कौन? वसुंधरा गारंटी ले रही है कि हम जिताएंगे और कोई गारंटी लेने की स्थिति में नहीं है। वो मान करके चल रहा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा और संघ का साथ जिताएगा, लेकिन बात इतना ही भर नहीं है। तो क्या वसुंधरा राज्य ने तुरुक का पत्ता फेंक दिया? उस पत्ते का मतलब यह होता है कि अगर हम नहीं तो फिर कोई नहीं। क्या राजस्थान के भीतर ऐसी चीजें हैं या फिर बेकार की बात है? ऐसा बीजेपी के भीतर कभी होता नहीं है। दूसरा बात, सिंधिया परिवार के भीतर और बीजेपी और कांग्रेस में आवाजाही तो लगातार चलती रहती। फिर यहां पर लपेटे में क्या इसको बात किया जाए? बात अगला कि क्या सिंधिया परिवार और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ शिवराज सिंह चौहान अगर किसी के नाम पे सहमति अगर बना सकते हैं तो वो सिंधिया परिवार के व्यक्ति का ही नाम लेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी भाजपा के भीतर अगर कोई दूसरा अगर कद बढ़ाए, उमा भारती के बाद अगर शिवराज सिंह चौहान को एक ही झटके मौका मिल गया, ये मौका किसी और को अगर मिल जाए, फिर मध्य प्रदेश के भीतर की राजनीतिक जो अखाड़ा है वो शिवराज सिंह चौहान के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या दिल्ली दरबार का रास्ता संघ उन्हें यह कह करके बुला रहा है कि आप ट्रेनिंग लीजिए, आने वाले समय में आप ही का नंबर है? क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि ये स्थिति 2014 से पहले जब किसी युवा को खोजा जा रहा था संघ और वाजपेयी और आडवाणी जी की बुजुर्ग जोड़ी के दरकिनार करके किसी को लाना चाहता था, तो उस समय में भी अगर उस समय के गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का नाम था तो फिर मध्य मंत्री का मुख्यमंत्री का भी नाम था शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन एंट्री तो नरेंद्र मोदी ने ली थी बड़ा जबरदस्त, लेकिन उसका विरोध दिल्ली में हो रहा था। लेकिन विरोध का क्या, राजधर्म का पाठ नहीं तो फिर विरोध का मतलब भी नहीं। अब ये पाठ हर किसी को समझ आ गया है। राजनीतिक जमीन को अब छोड़ना नहीं है। संघ चाहे जितनी भी मनोबल करवा ले, लेकिन इस हकीकत की पूरी जानकारी है कि अगर कर्नाटक के भीतर जब मुंबई के मुख्यमंत्री बनाया गया, उसका विरोध था, लेकिन मंत्री बने, जब बनाया गया तो उसके बाद चुनावी हार मिल गई। यह जानकारी संघ ने पूछा जरूर, लेकिन इसका तरीका इस रूप में नहीं था कि आने वाले समय में आप जिसको बनाएंगे हमसे राय मशवरा कर लेंगे। फिर क्या संघ से राय मशवरा नहीं लिया जा रहा? जरा इस सब बातों को समझने के लिए एक और बात करना जरूरी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बिसात केवल अपने काम से नहीं मिलेगा, यह दिल्ली दरबार को समझ आ गया है। लाभार्थियों की तादाद आप गिनाते जाइए, डबल इंजन का जिक्र कीजिए, भारत के इकोनॉमी का जिक्र कर दीजिए, और इस समय में बताते ये भी चलिए कि अगर हम ही हम हैं फिर उतना भर से काम नहीं चलेगा, तो आरएसएस वहां पे सक्रिय हो जाए। 3 दिनों से सरसंघचालक मोहन भागवत पंजाब में गए, वहां बैठे वो तमाम तरह के संघ के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। और उस मुलाकात के साथ साथ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी मुलाकात इस समय में तेरा राधा स्वामी जो सत्संग जो है उनका हेड जो थे उनसे मुलाकात की। उस सत्संग में अक्टूबर 2018 में यही सत्संग में पहुंचे थे, 2019 से पहले वहां एक अखाड़ा बनाया था। इसका सुझाव कोई और नहीं बल्कि अकालियों ने भी दिया था। उस समय में अकाली साथ हुआ थे, इस समय में तो अकाली भी पंजाब में साथ नहीं है। हालांकि भाजपा बीजेपी की सीट पंजाब के भीतर 2 है, इसके बावजूद एक एक सीट के लाले अगर हो गए तो फिर 2 सीट पे असर पड़ जाए, तो फिर चंडीगढ़ पर भी असर पड़ेगा। चंडीगढ़ पे अगर असर पड़ा तो हिमाचल पर असर पड़ जाएगा, जहां के 4 सीट भाजपा की है, बीजेपी की है। क्या ये सीटें बचाया नहीं जा सकता? क्या इसको कुछ और बढ़ाया जा सकता है? कम इस पे नहीं हो सकता है? संघ सक्रिय है, उन्हें समझ में आ गया कि अगर पीएम मोदी सत्ता नहीं है तो आने वाले समय में हमें भी मुश्किल होगी। इन सारे परेशानियों के बीच संघ सक्रिय कैसे हुआ? दोनों की आपसी सहमति बनानी होगी। ऑर्गेनाइजेशन का संघ बार बार जिद कर रहा है, मुख्यमंत्री कौन हो इस पर भी राय मशवरा करते हैं, लेकिन इस समय में खामोशी बरत ली गई। क्या अब इस पूरी बात को क्लियर कर दिया गया कि जिस मुलाकात की बात करने की जरूरत है उसमें एक बात की, नगर निगम चुनाव होना है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में, और भाजपा बीजेपी पहली बार अगर अपने बूते लड़ रहे हैं
पंजाब में, तो उसके सामने सवाल है कि कोई राजनीतिक जमीन को कैसे वो तैयार करेगा, क्योंकि बीजेपी तो अकालियों की पीठ पर चुनाव होकर के पंजाब में चुनाव लड़ रही थी। अगर इस बार मुश्किल होगी तो फिर मुश्किल क्या होगी। फिर बात होती है कि क्या इन पंजाब के जैसे आगे निकलेंगे, वैसे ही सवाल होगा हिंदुत्व का, राम मंदिर का जिक्र होगा। और उन राम मंदिर की शुरुआत जो 18 तारीख से होने वाली, 18 तारीख का मतलब ये कहना है 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को बनारस में होंगे, काशी में होंगे। वहां से ऐलान दक्षिण काशी का करेंगे, दक्षिण का काशी यानी तमिलनाडु, और तमिलनाडु से आवाज सनातन के विरोध की आ रही है। सनातन के पक्ष में खड़े होकर के भाजपा की एंट्री हो सकती है, बीजेपी की एंट्री हो सकती है, क्योंकि सर्वेद राम मंदिर और वहां पर जैसे उसके उद्घाटन के बाद जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परीक्षा जो भाजपा के सामने, वो दक्षिण भारत के सही मायनों में 5 राज्यों को लेकर के, और कर्नाटक के भीतर सरकार गई, तेलंगाना में कांग्रेस साल। अब यहां पर कैसे अखाड़ा तैयार किया जाए, इससे पहले तो दक्षिण भारत में सबसे बड़ी सीट, सबसे ज्यादा सीट 24 सीट तो और कहीं से नहीं बल्कि कर्नाटक से जीते हुए थे। उसके 24-25 सीट कर्नाटक से जीतना, 3 तेलंगाना से जीतना, अगर ये सब अगर इस दौर में अगर उस पर दिक्कतें हो गई तो फिर संघ का पूरा कैडेट इस इलाके में सक्रिय हुए, और जितने भी मंदिर हैं, जो भी वहां पर पंडित पंडे होते हैं, उस सभी लोगों की मौजूदगी इस समय में आपको नजर आ जाएगी। लेकिन बात इससे आगे जरा निकल के देखिएगा तो इस समय में सिंगौल को संसद के भीतर लाना, तमिलनाडु के जो वहां के ब्राह्मण जो मौजूद है जो मंदिर के भीतर, उनकी मौजूदगी दिल्ली दरबार में भी कराना, काशी में भी करवाना, और तमिलनाडु और काशी के बीच सालों पुराने संबंध को, जश्न को लेकर का काशी तमिल संगमम का जो शुभारंभ हो रहा है, उसमें रामनाथपुरम और कन्याकुमारी टारगेट पे है। कन्याकुमारी 2014 में जीते थे, 2011 में वो हार गए थे। रामनाथपुरम का मतलब बहुत साफ है कि अगर वहां जीत मिल जाती है, फिर संदेश ये जा सकता है कि जिस हिंदुत्व को पर सवार होकर के भाजपा बीजेपी चुनाव जीतती है, उसमें कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। और संसद के भीतर जब ये आया तो तमिलनाडु के हिंदुत्व पुजारी को जिस रूप में पहुंचाया गया, लाया गया, यही स्थिति बनारस के भीतर 150 डेलीगेट यानी 1500 डेलीगेट के जो राम सेतु तक संदेश ले जाएंगे, यानी राम मंदिर निर्माण का संदेश जो है वो वहां तक पहुंचा दे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और इसके ठीक बराबर जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र हो रहा है जनवरी के महीने में, तो हर चीज को जोड़ दिया जाए, चाहे वो कॉर्पोरेट घराने का हो, उनको भी बुलाया जा रहा है, चाहे अंबानी का नाम हो, अडानी का नाम हो, टाटा का नाम हो, बिरला का नाम हो, महिंद्रा का नाम हो, सबको बुलाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर से अमिताभ बच्चन, तमाम कलाकार, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनौत, उन सबको, जो खिलाड़ियों के भीतर सचिन तेंदुलकर हो, गवास्कर साहब हो, विराट कोहली हो, सब आने वाले हैं। ये सारी परिस्थिति इतना ही तक नहीं, राजस्थान के भीतर अगर वहां अगर कुछ आ रहा है तो राकेश पांडे बिहार से जो ब्रावो फार्मा हाउस चलाते हैं, राम स्तंभ वहां बनवा जाए, 25 राम स्तंभ। गुजरात से भी ध्वज लहराएगा, वहां का 7 ध्वज स्तंभ वहां बना रहा है। संदेश इससे भी अगर नहीं समझ आए तो फिर संदेश ये है कि 5 जनवरी के बाद से 2024 5 जनवरी का जो सुरक्षा का दायरा होगा वो एक राजनीतिक दायरा बनेगा। 5 जनवरी से लेकर के जो लगातार मई के महीने तक जो चलेगा, देश भर में जितने भी मंदिर हैं, और अब तक जितने भी 1 लाख से ज्यादा मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जो इनके साथ जितने भी लोगों के पास पहुंचना है, उसमें अगर विश्व हिंदू परिषद के अगर समझे जिस रूप में वो तैयारी कर रहा है, वो 5 लाख गांव तक पहुंचना चाहता है। और अक्षत कलश को लेकर के जो अपने प्रांत से 45 संगठन जो प्रांतों में जो विश्व हिंदू परिषद के जो भी संगठन प्रांत हैं, उसके जो विशेष पदाधिकारी हो, जो 5 नवंबर को अयोध्या से निकले हैं, जब वहां वो पहुंचेंगे उसके बाद जो पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा, उसके हिसाब से लाभार्थी तो भारत देश में 25 से 30 करोड़ के बीच है। लेकिन हिंदुत्व और हिंदू धर्म और बीजेपी हिंदू पार्टी है, और राम मंदिर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय में सरसंघचालक मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। भारत देश के तमाम ऐसे वीआईपी अगल बगल बैठे होंगे जो देख रहे हैं, समझेंगे, और देश से ही और 62 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की यही तैयारी चल रही। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या हिंदुत्व की लहर जो अब चलने वाली है, जो बनारस में 18 तारीख से शुरू होगी,
और फिर रवानगी उसकी जो अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी से होगी, क्या उसी के आगोश में पूरा लोकसभा का चुनाव आ जाएगा? फिर सवाल होता है, क्या इस समय में कांग्रेस जिस रूप में सवालों को लगातार उठा रही है और जो ईवीएम से लेकर के मुद्दे और वोट बैंक को लेकर के जो सवाल है, उसके भीतर अगर इंडिया एकजुट हो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए क्या भाजपा के पास कौन सा मंत्र बचा है, या होगा या होना चाहिए? इसमें बीजेपी कहीं भी बटे भी नहीं, और जो व्यक्ति चुन लिया जाए वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही काम करे। मुख्यमंत्री का सवाल है, इसीलिए पूरे 180 का फेरा को समझिए और इस पूरे घेरे में 360 डिग्री के घेरे में मामा की मौजूदगी और महारानी की मौजूदगी नकार पाने की स्थिति में दिल्ली क्यों नहीं आ रही? अगर दिल्ली नहीं ऐसे आ पा रही तो क्या संघ ने इस पे सहमति दे दिया है? अगर संघ ने सहमति बना दी है तो फिर इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जिस उम्मीद और उल्लास और खुशी के साथ इस समय में दिल्ली में बिसात चुनावी जीत को लेकर के बनाई गई है, उसमें सभी कोई बराबर है। यह संदेश तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एक डर लगातार कहीं कोई बगावत ना करे, क्योंकि बगावत वह भी भाजपा बीजेपी के अंदर, वह भी नरेंद्र मोदी सत्ता के खिलाफ। ये आडवाणी का समय नहीं है जब गोवा में बैठक हुआ और आडवाणी जी रूठ जाएं, बावजूद भी इसके राजनाथ सिंह वहां पहुंचे और बैठक हो और बैठक के भीतर उसमें कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने रख दिया जाए। दिल्ली में बैठे हुए आडवाणी साहब ना माने, ये वो समय नहीं है, ये समय उसके आगे का समय। लेकिन ये सवाल और कि यहीं से एक और सवाल होता है कि अगर वो दौर नहीं है तो विरोध और बगावत के तौर तरीके भी अलग होते हैं। राजनीतिक जमीन के ऊपर पकड़ बनाए रखने के लिए लंबे समय से जो राजनीति शीर्ष पर बैठे हुए, जो राज्यों के भीतर करते हुए, क्या वो अपनी जमीन को अब गंवाने देने की और जाने देने की स्थिति में है? टकराव की इन परिस्थिति के भीतर संघ के दरवाजे पर हर कोई खड़ा होता है। संघ की जरूरत 2024 में है। संघ की जरूरत मुख्यमंत्री बनवाने को लेकर के, उसकी सहमति और उसके जरिए मान मनोबल भी कराने के। संघ इस समय में हिंदुत्व की पूरा हवा उठाना चाहता है। इसी समय में जिन परिस्थितियों के साथ बीजेपी सत्ता अगर मौजूद है, तो एक बैठक में अगर ये बात का जिक्र हो गया, जो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरसंघचालक मोहन भागवत से कहा कि तीसरी बार चुनाव हर हाल में जीतना होगा, चाहे रिकॉर्ड नेहरू का टूटे या भारत देश के भीतर चुनी हुई सत्ता या फिर चुनाव के तौर पर अकेले नरेंद्र मोदी जी होंगे जो तीसरी बार लोकसभा के चुनाव जीतेंगे। 52 में नेहरू जीते थे, 57 में नेहरू जीते थे, 62 में नेहरू जीते थे। उस पूरे रिकॉर्ड की बराबरी कर दी जाए, उसके आगे बढ़िए, फिर संघ जैसा चाहेगा वैसा हम चलेंगे। इसके ऊपर बीजेपी और संघ आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं चल पाएगा, 2-3 दिनों के भीतर पूरी बातें सामने आएगी, जब संडे के दिन मुख्यमंत्री का ऐलान होंगे तीनों राज्यों के भीतर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। देखते रहिए। जय हिंद।